जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। दोस्तों, जो लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ तुर्की में क्या होता है, क्या उन लोगों का इलाज हो सकता है, या फिर वो तुर्की से आगे जब यूरोप निकल रहे होते हैं तो उनके साथ समंदर में क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो लोग अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए तुर्की जाना चाहते हैं या फिर तुर्की चले जाते हैं, जब उनको कैंप में डाला जाता है, वहाँ पर उनके फिंगर करवाए जाते हैं, तो काफ़ी लड़के ऐसे होते हैं कि जो कि एजेंटों की बातों में आकर अपने आप को बंगाली शो करते हैं, क्योंकि बांग्लादेशियों को एक सहूलत तुर्की वाले देते हैं कि जब वो बांग्लादेश का नाम इस्तेमाल करते हैं तो उनको वापस डिपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन दोनों कंट्रियों का जो बंदा भी नाम लेता जाए उसको फ़ौरन डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ईरान छोड़कर साथ ही पाकिस्तान और उसके साथ ही अफ़गानिस्तान है, तो बांग्लादेश ज़रा दूर पड़ता है, तो इस वजह से उन लोगों को कुछ अर्सा वहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाती है। जो लोग वहाँ फिंगर पर बांग्लादेश लिखवा देते हैं, तो जब भी वो कहीं भी चले जाएं तुर्की में, जिस शहर में भी उनके फिंगर होंगे तो उनका सच सामने आ जाएगा। चाहे हज़ार कोशिश कोई कर ले, मैं पाकिस्तान से हूँ, उसके फिंगर बांग्लादेश के शो हो रहे हैं तो मतलब वो बंगाली है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पेपर भी बन जाते हैं, और पेपर बनने वालों को कुछ अर्सा वहाँ पर रहने की स्टे मिल जाती है। जब भी वो लोग किसी मसले की वजह से पुलिस वालों के या आर्मी वालों के हत्थे चढ़ते हैं तो उनको फ़ौरन डिपोर्ट कर दिया जाता है। जिन लोगों को पेपर नहीं बने होते उनको वहाँ पर रहने की इजाज़त मिली होती है, क्योंकि उनके ज़हन में यही बात होती है कि ये नया नया आया है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वहाँ पर मेडिकल की सहूलत भी नहीं मिलती। जो ओरिजिनल तुर्क डॉक्टर हैं वो उनको वहाँ पर मेडिकल की सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि जिनके पास पेपर ना हो उनको वो मेडिकल नहीं देते हैं। तो जो लोग नए नए गैर कानूनी तरीके से तुर्की में पहुँचते हैं वो बीमार हुए होते हैं, मगर कैंप में उनको सहूलत मिल जाती है। अगर इस्तांबुल में बात करें तो वहाँ पर उन लोगों को खुलेआम फिरने की भी इजाज़त नहीं होती। जब भी वो पकड़े जाते हैं उनको या कैंप या फिर वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। मेरा एक दोस्त था मोहम्मद उस्मान नाम का, उसका 3 महीने का स्टे बना था तुर्की में। तुर्की से उसने आगे एक एजेंट के साथ बात की कि मैंने इटली जाना है। इटली जाने के लिए उसको तकरीबन यूरो में पेमेंट करनी थी। तकरीबन उसका 15 लाख रुपया लगा था 2021 में। जब उन सारे लड़कों को एक कश्ती पर सवार करवाया गया तो कश्ती की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और ये सारे लोग अभी यूनान और तुर्की के पानियों के दरमियान ही थे कि वहाँ से यूनान की आर्मी ने इनको पकड़ लिया, यानी यूनान की नेवी ने इनको पकड़कर वापस तुर्की डिपोर्ट किया। तुर्की में इनको तकरीबन 2 महीने कैंप में या फिर आप ऐसे समझ ले जेल में रखा गया। वहाँ से फिर इन लोगों को जब आज़ादी मिली तो इन्होंने फिर एक बार डंकी लगाई शिप के ज़रिए। तो इस बार ये इंटरनेशनल पानियों में पहुँच गए, क्योंकि जब बंदा इंटरनेशनल पानियों में पहुँच जाता है तो वो बंदा किसी भी सिंगल कंट्री का नहीं रहता, कोई भी उसको पकड़ सकता है। यानी तुर्की की नेवी पकड़ सकती है, यूनान की नेवी पकड़ सकती है, इटली की नेवी पकड़ सकती है, लीबिया की, क्योंकि वो इंटरनेशनल पानियों तक कोई बंदा भी रास्ते में अगवा कर सकता है। तो इन लोगों के साथ हुआ कुछ यूं कि एक तो समुद्री तूफान आ गया, कश्ती में समंदर का पानी भरने लगा। ये बाल्टियों के जरिए सारा पानी बाहर की तरफ फेंक रहे थे, कश्ती वजनी ना हो जाए, क्योंकि पानी भरने की वजह से कश्ती काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी और डूबने के कगार तक पहुंच चुकी थी। तो वहाँ पर SOS सिग्नल की एक ऑप्शन होती है कि जो भी ज़्यादा आपके करीब शिप किसी कंट्री की भी हो तो वो आपको बचाने आ जाती है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका SOS सिग्नल इटली वाली आर्मी के पास चला गया, वो इनको बचाने आए। तकरीबन ये 30 लड़के उस कश्ती पर सवार थे। इन 30 लड़कों को जब वो इटली में लेकर गए, वहाँ पर इनका मेडिकल करवाया गया कि किसी को बीमारी तो नहीं है। इनको नए कपड़े दिए गए और वहाँ पर कैंप में इनको रखा गया। कुछ अरसे के बाद इनके पेपर बने। पेपर जब इनके पास आ गए तो हुकूमत की तरफ से इनको 100 यूरो हेल्प के तौर पर इनको पैसे दिए गए और इनको एक कमरा, खाने पीने की सारी सहूलियात इनको मिल गई। ये सारा सीन इटली पहुंचने के बाद इनको मिला, क्योंकि जब बंदा यूनान में पहुंचता है, यूनान वाले अपने कंट्री में नहीं रखते, कुछ अर्सा रख के वो फ़ौरन तुर्की डिपोर्ट करते हैं, तुर्की वाले पाकिस्तान डिपोर्ट कर देते हैं। बड़ी कम लोगों की किस्मत अच्छी होती है जिनको तुर्की में रहने की इजाज़त मिल रही है, क्योंकि इस वक्त
ترکی کے حالات پہلے جیسے نہیں ہیں. ابھی 2023 ہے تو ترکی کے حالات کچھ دنوں میں شاید مزید خراب ہو جائیں کیونکہ ان کا معاہدہ لوزان ختم ہونے والا ہے. تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان دنوں میں جو لوگ بھی ترکی اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ 2023 آ گیا اور ہم لوگ بڑے وہاں پر سیٹل ہو جائیں گے ترکی میں, تو ان کی یہ غلط فہمی ہے کیونکہ فی الحال کی گھڑی میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. جب معاہدہ لوزان ٹوٹے گا پھر پتہ چلے گا کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے. تو فی الحال تو آگے یورپ جانے والا بھی کام خطرناک ہے کیونکہ کشتیاں آئے دن ڈوب رہی ہوتی ہیں. میرے دوست کا کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اٹلی پہنچے تو اس کے 2 دن بعد 3 بڑے شپ ڈوب گئے تھے جس میں ایک گھر کے 3 بھائی تھے اور وہ تینوں میں سے کوئی بھی بچ نہیں پایا. وہ تینوں شپ میں سے لوگوں کی لاشیں ملی تھیں, کوئی بندہ بھی زندہ ان کو نہ مل سکا. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ لوگ پیسے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں. کیا میں نے بھی کچھ یہی تھا, مگر ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم لوگ صحیح سلامت پہنچ گئے تھے. اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو کہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو اس سٹوری سے کچھ سیکھنے کو ملے کہ پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں, مرنے والے بھی مر جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو, انٹرسٹنگ اور یونیک سٹوریز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت, تب تک اپنا رکھیں خیال. اللہ نگہبان. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.